हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल। बेसिकली फंक्शन के आज हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की। तो हमें ये बात करनी है, जो नर्व मसल फिजियोलॉजी में हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, स्मूथ मसल के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्डियक मसल के बारे में, और साथ ही साथ इनके डिफरेंसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हमें बात करनी है कि स्केलेटल मसल में आखिर किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार इन स्ट्रक्चर्स डायग्राम्स को तो आप देख चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा इसको फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं कि ये है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या होता है? सार्कोलेमा मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल को ही हम क्या कह देते हैं? सार्कोलेमा। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे ही हम सार्कोलेमा कह देते हैं। बाकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टी ट्यूब्यूल्स वो मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं अंदर कैल्शियम अंदर तक पहुंचाने में। अब थोड़ा सा बैंड्स के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है कि सार्कोमियर जो होता है, सार्कोमियर इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फॉर कॉन्ट्रैक्शन पर्पसेस। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये दो जेड लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूं। ये जेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये डिटेल्ड जेड लाइन जो देख रहे हैं, जेड लाइन, ये जो दो जेड लाइन है, इनके बीच का जो एरिया है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। इसमें क्या होगा? उसमें मायोसिन भी होगा और एक्टिन भी प्रेजेंट होगा, और ये दोनों जो जेड डिस्क या जेड लाइन प्रेजेंट हैं, इनके बीच में क्या होगा? सार्कोमियर होगा। अब इन डिफरेंट पोर्शंस को थोड़ा सा एक बार क्विकली देख लेते हैं। इस डायग्राम को देखिए, मैं यहां पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। इसको थोड़ा सा डिटेल वर्जन हम देखेंगे। ये देखिए, ये फोकस हो गया। ये है जेड डिस्क या जेड लाइन जिसे कह रहे हैं। सार्कोमियर का एक एक्सपेंडेड पोर्शन यहाँ पे शो किया जा रहा है, और ये जो बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही है इसके मिडिल में, इसको कह रहे हैं एम लाइन। ये जो मिडिल में आ रही है इसे कह रहे हैं एम लाइन। ये कौन सा फिलामेंट है? ये है मायोसिन। जो थिक वन है ये मायोसिन है, ये सेंटर में प्रेजेंट है। ये मायोसिन के बैंड्स ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, ये मायोसिन है। और ये जो ऊपर इधर से जेड लाइन से अटैच्ड हैं, ये सारे के सारे मल्टीपल मायोसिन के ऊपर और नीचे, ये कौन से हैं? ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। तो देखिए, ए बैंड का मतलब क्या है? ए बैंड का मतलब है वो एरिया जहां पर मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा ए बैंड हो गया जिसमें मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा ए बैंड हो गया जिसमें मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है। और ये बीच में जहां पर एक्टिन ओवरलैप नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं एम ए बैंड में मायोसिन तो प्रेजेंट है ही है पूरा का पूरा। इसके अलावा देखिए थोड़ा पोर्शन एक्टिन का भी ओवरलैप कर रहा है। बट ये जो एच जोन है, एच जोन ऐसा एरिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट है। ये एच जोन खत्म भी हो जाएगा जिस समय मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये दोनों के दोनों फिलामेंट पास में आ जाएंगे। ये एक्टिन दोनों पास में आ जाएंगे और ये ओवरलैप कर लेंगे, एम लाइन पे अटैच हो जाएंगे। उस समय एच जोन खत्म हो जाएगा। ये रिलैक्स स्टेट है तो हमें एच जोन दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया ए बैंड और ये हो गया एच जोन इसका। ठीक है, ए बैंड मतलब एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, बट मेनली कितने एरिया को डिमार्क कर रहे हैं? जहां पर मायोसिन प्रेजेंट है। आई बैंड कौन सा एरिया हो गया? जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, बट आई बैंड दोनों तरफ कवर कर रहा है जेड लाइन के। और ये जेड लाइन हो गई, जेड लाइन टू जेड लाइन क्या हो गया? सार्कोमियर हो गया। अब एक थोड़ा सा इस अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो ब्लू डॉट्स हैं वो हमें दिखा रहे हैं, ब्लू डॉट्स हमें क्या शो कर रहे हैं? एक्टिन फिलामेंट। ये सारे के सारे ब्लू डॉट्स जो हैं वो एक्टिन फिलामेंट हैं। और थिक फिलामेंट क्या दिखा रहा है? मायोसिन। ये हमने एक अलग अलग पिक्चर दिखा दी एक्टिन और मायोसिन की, समझाने के लिए कि ब्लू डॉट क्या शो कर रहे हैं? एक्टिन, और ये जो पिंक डॉट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? मायोसिन। अब ये कंबाइंड पिक्चर देखिए जो सार्कोमियर की रियल पिक्चर होती है। इस पिक्चर में हम ये दिखाना चाह रहे हैं, देखिए 3 मायोसिन बैंड के बीच में एक्टिन की पोजीशन रहती है। 3 मायोसिन के ये बैंड है तो एक्टिन है, और ये देखिए हर मायोसिन के चारों तरफ 6 एक्टिन प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये आपको मायोसिन और एक्टिन की लोकेशंस को समझा रहा है।
तो ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो मायोसिन है इसके चारों तरफ 6 एक्टिन प्रेजेंट है। मतलब जो आप एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में ये डायग्राम ऐसे देखते हैं कि मायोसिन का हेड है और वो इस तरीके से मूव कर रहा है एक्टिन के ऊपर से, ऐसे स्लाइड करते हुए ऐसे खिसका रहा है, वहां पर ऐसा नहीं कि केवल मायोसिन में बस एक हेड निकला और एक ही एक्टिन साथ में घूम रहा है। ये मायोसिन के चारों तरफ 6 एक्टिन है और हर तरफ हेड प्रेजेंट है। थोड़ा सा आगे वाले डायग्राम को मैं दिखाता हूं, फिर आप हम लोग वापस आते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को देख रहे हैं। यहाँ पर ये हेड है, ये मायोसिन की टेल है, ये मायोसिन का हेड है, और ये थिन फिलामेंट, ये एक्टिन का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं 2 जेड लाइन के बीच में, सार्कोमियर में। लेकिन ऐसा जब इसको 3D स्ट्रक्चर में देखें, देखिए यहाँ पे आप 2D स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आपको एक सेक्शन काट के आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है ऊपर एक्टिन, नीचे एक्टिन, बीच में मायोसिन। बट रियलिटी क्या है, एक्टिन हर तरफ प्रेजेंट है, मायोसिन की 6 तरफ प्रेजेंट है। 2 ऊपर है, एक साइड में है, एक पीछे की तरफ है और 2 नीचे है। तो 6 एक्टिन प्रेजेंट है एक मायोसिन की तरफ, चारों तरफ। और मायोसिन कितने प्रेजेंट है, पैरेलल नेक्स्ट एक मायोसिन बाहर की तरफ और आ जाएगा और नीचे मायोसिन और आ जाएगा। तो जब इस डायग्राम को आप देखिए यहाँ पर, तो आपको ये तेजी से समझ में आएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट, जूम इन करके दिखाते हैं इस चीज को। तो ये जो चीज है, ये देखिए, ये मायोसिन प्रेजेंट है एक एक्टिन की तरफ और एक मायोसिन के चारों तरफ 6 एक्टिन प्रेजेंट है। तो 3D में समझने की कोशिश करिए, एक सेक्शन काट रहे हैं। जो आप स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि वो बस एक ऊपर से नीचे तक खिसक रहा है। तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में क्लियर आउट पिक्चर रखिएगा। अब ये जो GIF है, ये क्या शो कर रहा है कि कैल्शियम एंट्री कर रहा है कहां पर, ये है मोटर की, ये मोटर एंड प्लेट है यहाँ पर, और ये जो है ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। अब यहाँ पर ये साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। और किस तरीके से कैल्शियम जो है वो एंट्री करेगा, कैल्शियम की एंट्री करने के बाद जहां पे यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करते आएगा, कैल्शियम एंट्री करेगा और कैल्शियम की एंट्री करते ही ये स्टाइल कोलिन के वेसाइकल्स यहाँ पर अटैच होंगे, और जैसे ये स्टाइल कोलिन के वेसाइकल्स अटैच होंगे, बाहर स्टाइल कोलिन निकलेगा और आगे प्रोसेस को बढ़ा देगा। अब ये प्रोसेस कौन सा है, ये नर्व न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार क्विक रिवीजन के लिए जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नर्व से आई करंट, मतलब एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करते हुए आया, उसने यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को ओपन किया, कैल्शियम आया अंदर, अंदर आते उसने क्या रिलीज किया, उसने रिलीज कराया एस्टाइल कोलिन को, और जैसे एस्टाइल कोलिन निकला वो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन पे इसने काम किया। ये मेम्ब्रेन कौन है, सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा पे ये जैसे ही काम किया, यहाँ पर ये एस्टाइल कोलिन जैसे रिसेप्टर पे लगा, यहाँ पर पोटेंशियल का चेंज आया और पूरा जगह सोडियम चैनल ओपन हुए और तेजी के साथ एक एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर गया। अब जहां पर भी एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल किया उसकी वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुले, और वो कैल्शियम चैनल आगे खुलते ही क्या करेंगे, वो कैल्शियम चैनल खुलते ही तेजी के साथ ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस शुरू कराएंगे। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को आप देखिए, ये देख रहे हैं ऊपर एक्टिन का हेड है और एक्टिन से कौन जुड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, और ये देखिए इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। ये आप क्या देख रहे हैं, ये आपने देखा कि किस तरीके से तेजी के साथ कैल्शियम से ये निकले, एसिटाइल कोलिन निकला और इसने एक्टिवेट किया एक्शन पोटेंशियल को और कैल्शियम आगे की तरफ आगे मूव किया। और जब कैल्शियम यहाँ पर लगेगा तो उससे ओपन होगा DHPR रिसेप्टर और आगे उससे अटैच है राइनोडीन रिसेप्टर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है, और फिर उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा और प्रोसेस पूरा का पूरा एक्टिवेट होगा। कौन सा, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला, जिसमें एक्टिन का भी रोल है, ट्रोपोमायोसिन का रोल है और मायोसिन का रोल है। तो ये प्रोसेस एक पूरा का पूरा चलेगा और इस तरीके से ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करेगी। एक बार इस डायग्राम को फिर से देखिए कि कैसे एसिटाइल कोलिन आया और उसने आते ही एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करते ही ये प्रोसेस शुरू हुआ और ये प्रोसेस होते ही ये तेजी के साथ कैल्शियम जब अंदर एंटर किया, कैल्शियम आयंस आ रहे हैं और इन्होंने कन्फर्मेशन चेंज किया, कन्फर्मेशन चेंज होते ही मायोसिन हेड अटैच हो गया और कॉन्ट्रैक्ट हो गई मसल। ठीक है, अब थोड़ा सा और बाकी चीजों को देखते हैं। ये देखिए ये क्रॉस भी, अब देखिए यहाँ पे किसका किसका रोल आ रहा है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है और एक्टिन बाइंडिंग साइट है
जो कहां पर है, मायोसिन के हेड के ऊपर। ये मायोसिन की टेल हो गई और ये मायोसिन का हेड हो गया और ये एटीपी बाइंडिंग साइट है और यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है। अब ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। रेस्ट स्टेज में क्या होगा कि यहाँ पर ये मायोसिन का जो हेड है यहाँ पर ये क्रूड हो जाएगा। जब रेस्ट स्टेज होगी तो ये एटीपी आएगा, एटीपी से एडीपी बनेगा और एटीपी खर्च होकर के इसमें चाबी भर जाएगी। जैसे बचपन में खिलौना नहीं चलाते थे, चाबी भरते थे और उसके बाद कार आगे मूव करती थी, कुछ कुछ वही चीज है यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ, एटीपी आया, उसने चाबी भरी और चाबी भरते ही ये क्रूड हेड मतलब चाबी भरा हुआ हेड मायोसिन का ये तैयार हो गया पोटेंशियल एनर्जी कैरी करके। और ये मायोसिन का लेकिन ये अभी एक्टिन से अटैच नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन टी ने इस साइड को पूरा ढक रखा है। तो यहाँ पर प्रोटीन कौन से इन्वॉल्व हो गए? एक तो मायोसिन हो गया, एक एक्टिन हो गया और उसके अलावा ट्रोपोनिन के 3 फॉर्म हो गए, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन और ये जो पूरी ट्रोपोनिन का ग्रुप है इसने क्या कर रखा है, इस हेड को, इस एक्टिन बाइंडिंग साइट को जहां पर ये मायोसिन का हेड अटैच होना है इसको कवर कर रखा है। और जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा, कैल्शियम किससे अटैच कर जाएगा? ट्रोपोनिन सी से। कैल्शियम अटैच कर जाएगा ट्रोपोनिन सी के साथ और ट्रोपोनिन सी जैसे ही अटैच होगा इससे, ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम अटैच होगा, वो अटैचमेंट के प्रोसेस से क्या होगा, ट्रोपोनिन सी से अटैच हो गया, ट्रोपोनिन सी से अटैच हो गया कौन? कैल्शियम। और कैल्शियम आयन जैसे ही अटैच हुआ ट्रोपोनिन सी से, इसमें आया कन्फर्मेशनल चेंज और कन्फर्मेशनल चेंज आते ही क्या हुआ, ये ट्रोपोमायोसिन खिसक लिया, ट्रोपोमायोसिन खिसक गया वहां से और खिसकते ही क्या हुआ, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन टी जैसे ही मूव किए उसके बाद तेजी के साथ क्या हुआ, ये प्रोसेस हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का स्टार्ट हो गया। कैल्शियम आया, इसने किया कन्फर्मेशनल चेंज ट्रोपोनिन सी में और जैसे ट्रोपोनिन सी में ये चेंज आया इसने क्या किया कि पूरा जो है ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप इसको देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, कैल्शियम एंट्री किया, कैल्शियम की एंट्री होते ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ढेर सारा कैल्शियम निकला। क्यों? क्योंकि राइनोडिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए थे और जैसे ही कैल्शियम निकला, ये कैल्शियम आते ही अटैच हो गया किससे? ट्रोपोनिन सी से। सी फॉर कैल्शियम, तो ट्रोपोनिन सी से अटैच होगा और अटैच होते ही इसने एक चेंजेस किए। वो चेंजेस होते ही क्या हुआ कि ट्रोपोमायोसिन, ये एक्टिन बाइंडिंग साइट थी मायोसिन के ऊपर, यहां ये जाकर के अटैच हो गई। क्यों? क्योंकि एक्टिन एक्सपोज हो गया और ये जो क्रूड हेड था इसमें एटीपी खर्च करके पहले चाबी भर चुके हैं। इस वाले ऊपर वाले पोर्शन को एक्टिन मानिए और ये नीचे वाला मायोसिन का क्रूड हेड हो गया। अभी एक्टिन के ऊपर चिपका मायोसिन और मायोसिन ने तुरंत इसको, एक्टिन को ऐसे धक्का दे दिया और जैसे ही धक्का दिया तो आप ये डायग्राम जो देख रहे हैं, जैसे ही धक्का दिया इसने, जैसे इसको बिल्कुल धक्का दिया, तुरंत क्या हुआ, थोड़ी देर में चेंजेस आए। जैसे देखिए मायोसिन ने इसको झटका दिया, ये एक्टिन के दोनों हेड आपस में ऐसे खिसक के पास आ गए और ये एच जोन खत्म हो गया। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस। लेकिन अब चाहिए दोबारा रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन के लिए क्या होगा? रिलैक्सेशन के लिए सबसे पहले एटीपी खर्च की जाएंगी। एटीपी खर्च करना बहुत जरूरी है क्योंकि एटीपी नहीं खर्च करेंगे तो दोबारा अलग नहीं हो पाएगा। जैसे ही एटीपी आएगा ये कैल्शियम वापस पंप आउट हो जाएगा। किसमें चला जाएगा पंप आउट होकर के? ये चला जाएगा तेजी के साथ सरका पंप की हेल्प से। सरका पंप की हेल्प से कहां चला जाएगा? वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला जाएगा कैल्शियम, एटीपी स्पेंड होते ही। और जैसे ही एटीपी खर्चा होंगी और ये सरका पंप की हेल्प से वापस जाएंगे, ये हेड्स फिर से फ्री हो जाएंगे और एक्टिन की जो साइड्स हैं जहां पर मायोसिन हेड अटैच होना था वो फिर से कवर अप हो जाएगा और जैसे ही वो कवर अप हो जाएगा ये फ्री हो जाएगा और एक एटीपी खर्च करके यहाँ पर जो एटीपी बाइंडिंग साइट है, यहाँ एटीपी से एडीपी खर्च होकर के एटीपी से क्या होगा, एक हाई एनर्जी फॉस्फेट निकलेगा, एडीपी बनेगा और ये क्रुक होकर के फिर से तैयार हो जाएगा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस के लिए। तो आई होप यहाँ पर ये क्लियरिटी आ गई होगी कि एक बार प्रोसेस को फिर से समराइज करते हैं शुरू से। सबसे पहले क्या हुआ कि मायोसिन हेड क्रुक्ड, एटीपी खर्च करके तैयार बैठा हुआ था कि वो क्रुक्ड पोजीशन में था कि जैसे ही साइट ओपन होगी एक्टिन की जहां पे मायोसिन अटैच हो सके वो उसको खिसकाने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ क्या प्रोसेस था? दूसरी तरफ ये था कि अब एक्शन पोटेंशियल का इंतजार हो रहा था। एक्शन पोटेंशियल आया नर्व पे
और नर्व पे जैसे ही आया उसने क्या किया, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खोला। कैल्शियम चैनल जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल था वहां पर खुले, और जैसे ही कैल्शियम एंट्री हुई एस्टाइल कोलिन बाहर रिलीज हो गया। एस्टाइल कोलिन के निकलते ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल किया, और उसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकला, और वो जैसे ही कैल्शियम बढ़ा सार्कोप्लाज्म के अंदर, कैल्शियम की मात्रा जैसे ही इंक्रीज करी, उसने तुरंत क्या किया, उसने ट्रोपोनिन सी से जाके कैल्शियम अटैच हो गया, और ट्रोपोनिन सी में हो गया कन्फर्मेशनल चेंज। और जैसे ट्रोपोनिन सी में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, वो चेंज होते ही क्या हुआ कि जो बाइंडिंग साइट थी वो ओपन हो गई, और जैसे ही वो बाइंडिंग साइट ओपन हुई उसके बाद तुरंत क्या हुआ कि ये पूरा चार्ज होकर के, और इसने तुरंत अटैच होकर के खिसका दिया उसको। अब दोबारा एटीपी खर्च होंगी, अब दोबारा एटीपी खर्च होंगी दो कामों के लिए। पहली बात तो जो कैल्शियम आया था उसको वापस भेजना है, और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि मायोसिन हेड को फिर से चार्ज करके पुरानी पोजीशन पे ले आना है। तो ये दोनों के दोनों काम हुए, और इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हुआ। अब यहां पर थोड़ा सा फ्रैंक स्टॉर्लिंग लॉ को समझ लीजिए। फ्रैंक स्टॉर्लिंग लॉ क्या कहता है कि लेंथ ऑफ मसल फाइबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट। मतलब ये आप एक चीज देखिए, जो हम एक बेसिक एक्टिन मायोसिन के गैप्स को देखते आए थे, यहाँ पर ये जो लेंथ ऑफ मसल फाइबर थी, सार्कोमेयर की लेंथ थी, अगर इस लेंथ को हम थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब प्री लोड डाल दें, पहले से मसल को खींच दें, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा, बट अप टू सर्टेन लिमिट। देखिए ये परसेंटेज ऑफ लेंथ थी, परसेंटेज ऑफ लेंथ मान लीजिए सार्कोमेयर की बेसिक लेंथ है, ये इसको आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम रहेगा। बट जैसे ही आपने इसको ज्यादा किया, देखिए 1.65 माइक्रोमीटर से 2.25 माइक्रोमीटर तक ले गए, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रेस कर गया। बट एक शब्द लगा है, फ्रैंक स्टॉर्लिंग लॉ क्या कहता है, force of contraction is directly proportional to the length of muscle fiber within physiological limit। तो जैसे ही ये फिजियोलॉजिकल लिमिट यहां पे क्रॉस हो गई, ये फाइबर को आपने और ज्यादा फैला दिया, और ज्यादा खींच दिया, 2.25 से बढ़ा करके आप 3.65 तक लेते जा रहे हैं, 1.5 माइक्रोमीटर और बढ़ा दिया। तो जब इसको और ज्यादा बढ़ा देंगे तब ये वापस उतना फोर्स नहीं जनरेट कर पाएगा, बहुत ज्यादा खिंच चुका होगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्टिमल लेंथ दिखाई है 2.25 माइक्रोमीटर की, ये लेस देन ऑप्टिमल लेंथ और ग्रेटर देन ऑप्टिमल लेंथ। तो जब ये देखिए इतने दूर चले गए, यहाँ पर देखिए जब इतने दूर चले गए तो ये मायोसिन हेड की कैपेसिटी से ही बाहर हो गए, अब उतना फोर्स नहीं लग पाएगा। फोर्स मैक्सिमम कहां पे लगेगा, ऑप्टिमम लेंथ पे। जो ऑप्टिमम लेंथ होगी वहां पर ज्यादा लगेगा। ऑप्टिमम लेंथ किस रेंज में है, 1.65 से 2.25 के बीच में। उससे ज्यादा अगर ओवरलैपिंग कर दी तब भी नहीं हो पाएगा। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब नर्व मसल फिजियोलॉजी में जो एक चीज बची है, हम थोड़ा सा अप्लाइड पोर्शंस की बात करेंगे, हम थोड़ा कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ लेंगे। दूसरा हमें ये देखना होगा कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिफरेंट तरीकों में क्या होते हैं, तो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ लेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो आई होप यहाँ पर क्लियरिटी आ चुकी होगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल टीच यू अगेन। ओके, थैंक यू।